दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एसआई प्लाटून कमांडर की सीरीज़ नंबर 2 पे, जिसमें आज हम बताने वाले हैं आपको इंडियन पैनल कोड 1860 से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आए हैं। देखिए, इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप शुरू से अंत तक देखेंगे। जब तक स्टेबल नहीं होंगे कहीं, तब तक उससे बेनिफिट नहीं मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इंडियन पैनल कोड 1860 यानी जो हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 है, उससे संबंधित क्वेश्चनों में सबसे पहले चलने से पहले आपको बता दें कि प्रवर्तन में कब आई। 8 अक्टूबर 1860 में। कब आई? 8 अक्टूबर 1860 में। दूसरा प्रश्न है क्या कि इस भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया? प्रारूप तैयार करने वाला वो व्यक्ति कौन था? कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले था। इसका जो स्वरूप तैयार करने वाला था, इसका जो ढांचा तैयार करने वाला था, ये कौन था? लॉर्ड मैकाले। क्लियर? यानी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किस व्यक्ति ने तैयार किया, किसके द्वारा तैयार किया गया? देन बेहिचक आपका आंसर होना चाहिए क्या? लॉर्ड मैकाले। अच्छी तरीके से जानते हैं जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय, भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को कौन सी धारा से परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय किस धारा से संदर्भित है, किस धारा में उपबंध है, उसका आशय किसमें बताया गया है? किसमें बताया गया है? धारा 24। किसमें बताया गया है? सामान्य आशय को धारा 24 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता कि कौन सी धारा के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, यानी एक जगह पर बहुत सारे लोगों का संकेंद्रण, ठीक है, वो किस धारा से, यानी जहां पर बहुत सारे लोग जम जाएं तो विधि के अगेंस्ट में वो ठीक नहीं है। विधि विरुद्ध जमाव कौन सी धारा में स्पष्ट किया गया है? वो है धारा 141। धारा 141 ये विधि के विरुद्ध व्यक्तियों के जमाव की दशा को बताती है कि कितने व्यक्ति एक जगह होने चाहिए, और यदि उन व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है तो विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा और वहां पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और वो केस लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान भारतीय दंड संहिता कौन सी तारीख से लागू की गई? वर्तमान दंड संहिता कौन सी तारीख से लागू की गई? 1 जनवरी 1862 से। 1 जनवरी 1862 से, और 8 अक्टूबर को क्लियर हो गई थी, लेकिन लागू कब की गई थी? 1 जनवरी 1862 को। प्रश्न अगला है, क्या है? दंगा का अपराध गठित करने के लिए, दंगा का अपराध गठित करने के लिए न्यूनतम व्यक्ति की संख्या क्या होगी?
कम से कम कितने व्यक्ति होंगे जिन पर दंगा एक्ट लगाया जा सकता है? कितने होंगे? कम से कम 2 व्यक्ति। एक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। जब 2 व्यक्ति होंगे, 2 संप्रदायों के होंगे, तभी क्रिया प्रतिक्रिया होगी और इससे बवाल बढ़ सकता है। तो उसमें कम से कम न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? जो हमारी 1860 में भारतीय दंड संहिता जो आपकी 62 में भारत में लागू हो गई, इसमें कितनी धाराएं हैं? तो धाराएं हैं आपकी 511। धाराएं कितनी हैं? 511। और अध्याय कितने हैं? 23। अध्याय कितने हैं? 23, 23। यानी 511 धाराएं और 23 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? फिर से सुनिए, निम्न में से कौन सा अपराध आवश्यक तत्व नहीं है? आपराधिक आशय, नंबर 1 आपराधिक आशय, मानव या मनुष्य जाति, प्रयत्न और कृत्य और हेतु। इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? बढ़िया प्रश्न है। आपराधिक आशय यानी कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है, जिसमें आपराधिक आशय, मानव या मनुष्य जाति, प्रयत्न या कृत्य। अब आप देखेंगे आपराधिक आशय वो भी एक तत्व है कि नहीं? तो उत्तर ये नहीं हो सकता। दूसरे, मनुष्य या मानव जाति, ये भी नहीं हो सकता, वो भी एक तत्व होता है। प्रयत्न और कृत्य वो तो तत्व है ही। तो इसमें क्या होगा? हेतु नहीं है। क्या होगा? हेतु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज हत्या को, क्या है? दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता में किस धारा में परिभाषित किया गया है? कौन सी? दंडादेश सहित धारा 308। क्या है? धारा 308। क्या? दहेज हत्या। दहेज हत्या धारा 308। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? का तथा खा, गौर से सुनिए। का तथा खा नामक 2 युवतियां परस्पर लड़ रही थी, है ना? कौन कौन लड़ रहा था? का और खा। इनमें दोनों में लड़ाई हो रही थी। का ने खा के चेहरे में ब्लेड से प्रहार किया। इसने क्या किया? ब्लेड से प्रहार किया। किस पर? खा पर। का और खा 2 पुत्रियां थीं। का ने खा पर ब्लेड से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप खा के गाल पर स्थायी घाव कुरूप का चिन्ह हो गया। इसमें क्या हो गया? स्थायी घाव, यानी कुरूप हो गई। यानी ऐसा ब्लेड मारा
कि उसके घाव में निशान पड़ गया परमानेंट और वो कुरूप की संज्ञा में आ गई। इट मीन्स अब स्थिति क्या आ रही है, का किस अपराध का दोषी है, जो का है वो किस अपराध का दोषी। अब सुनिए क्या क्या आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक है सदोष मानववध का प्रयत्न, सदोष मानववध का प्रयत्न। दूसरा है स्वेच्छापूर्वक साधारण उपाधि कारित करना। तीसरा है खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहित कारित करना। चौथा है उपेक्षा और लापरवाही द्वारा घोर उपहित कारित करना। तो क्या आपका उत्तर होगा, खतरनाक साधन द्वारा। ब्लेड खतरनाक है, मृत्यु भी कर सकती है। आप कलाई काट दीजिए उसकी मृत्यु हो जाएगी, गला काट दीजिए मृत्यु हो जाएगी, शरीर में ब्लेड से आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो क्या हो गया, खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित करना, घोर उपहति कारित करना। क्लियर। दूसरा एक अगला प्रश्न है, यह प्रश्न समझ में आ गया। का और खा के बीच में लड़ाई हुई, दोनों पुत्रियां थी। का ने खा के ब्लेड पर प्रहार किया और स्थायी घाव और कुरूप हो गया। तो आपने किस प्रकार का अपराध किसका किया, खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक उपहत जनित। ठीक है। अब का और खा ये क्या है, दोनों प्रेमी। क्या है, दोनों प्रेमी हैं। ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों के परिजन का के और खा के दोनों के विरुद्ध हैं, विवाह संपन्न नहीं करना चाहते हैं। किसी स्थिति में इनका विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। यानी का खा से प्रेम करता है, खा का से प्रेम करता है, दोनों का विवाह संपन्न उनके घर वाले नहीं करने दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इन दोनों ने क्या सोचा, आत्महत्या। दोनों ने आत्महत्या कारित करना सोचा। लेकिन होता क्या है, खा लड़की है और ये लड़का है। खा ने का से कहा कि पहले आप मेरी हत्या कर दीजिए। लड़की ने लड़के से कहा कि पहले आप मेरी हत्या कर दीजिए और फिर स्वयं कर लीजिए। बोला इस तरीके से दोनों हम एक साथ मर सकते हैं और हमारा प्रेम अमर हो सकता है। मत करने दो किसी को शादी। अब क्या होता है, खा तो लड़की है, उसके अंदर तो इतना आएगी नहीं, पहले उसको मारे खुद मरे, है ना। तो अब क्या हुआ, का ने पहले इसकी हत्या कर दी। का ने क्या किया, खा की हत्या कारित कर दी, हत्या कारित किया। यानी का ने खा की हत्या कर दी। कट। खा का काम खत्म, प्रेमिका का काम खत्म, लैला का काम खत्म। अब बात आ जाती है मजनू पर।
अब ये मजनू सिंह बचे का ने इसकी तो हत्या कर दी, स्वयं हिम्मत नहीं पड़ी, यानी वो स्वयं नहीं मरा, स्वयं उसने अपने हत्या नहीं की। तो दोस्तों, इस समय कौन से अपराध में का अंदर जाएगा, यानी का अपराध किस प्रकार का है, का अपराध किस प्रकार का है। तो अब देखिए, ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं जैसे आप भी अपने विचार में पहले सोचें, फिर जब उत्तर बताएं तो सोचें कि हाँ, हम उत्तर तक पहुंच रहे थे कि नहीं पहुंच रहे थे। ठीक है, यानी पहला है हत्या। अब हत्या तो कर दी ना, का ने खा की हत्या कर दी, एक ऑप्शन आपको मिल गया हत्या। दूसरा ऑप्शन मिलता है आत्महत्या का प्रयत्न, आत्महत्या का प्रयत्न। ठीक, सुनो तीसरा भी, आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है, आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये मिला आपको, बाखूबी सुन लिया ना। चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका, आपराधिक मानव वध। क्या होगा, आपराधिक मानव वध। क्या हो जाएगा, कौन सा अपराध होगा, आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है। आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है, आपराधिक मानव वध है, हत्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोई इरादा मारने का नहीं था। यह सामूहिक रूप से दोनों की मन सोची गणंत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उसने आपस में मरने मारने का दावा किया था। लड़की की स्वीकृति थी, लड़की को उसने मार दिया, स्वयं न मर पाया, स्वयं न मर पाया। तो ऐसी स्थिति में आपराधिक वध, आपराधिक मानव वध अपराध में वो जेल में अंदर जाएगा, हत्या में नहीं। आप लोग ऐसा ना करिएगा, सब बकवास है, इसमें यही होता है। भगवान ने जन्म दिया है, सृष्टि में मौका मिला है, इस प्लेटफॉर्म में कुछ करके दिखाना है। ये करके नहीं दिखाना कि उसको चाकू मार दो, ब्लेड मार दो, है कि नहीं। और जीवन खाली शादी करने के लिए ही नहीं किया गया है, जीवन खाली शादी करने के लिए नहीं किया गया है, बहुत कुछ करने के लिए किया गया है। अच्छा बताओ, विवेकानंद ने शादी किया था? विवेकानंद ने शादी किया था? कितनी लड़कियों ने प्रस्ताव दिया था? बहुत सारी लड़कियों ने प्रस्ताव दिया था। एक तो अंग्रेजनी पीछे ही पड़ गई स्वामी विवेकानंद से। क्या कहा, आपके साथ विवाह करना चाहते हैं जिससे कि आप जैसा पुत्र हो। तो विवेकानंद ने बोला, देखो मेरा विवाह करना कोई मकसद नहीं है, रही बात मेरा जैसा पुत्र आपको मिल जाए
तो मैं ये व्यवस्था कर देता हूं। बोला, व्यवस्था कैसे होगी? विवेकानंद ने कहा, ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी, तुमको मेरा जैसा पुत्र 100% मिलेगा, ये मेरा वादा है। वो तो बहुत प्रसन्न हुई, ये तो पक्का शादी होगी, नहीं पुत्र मिलेगा कैसे? तो बोला ठीक है। तो बोला, मैं तो बिना शादी के अपना जैसा पुत्र आपको दे सकता हूं, इसमें शादी करना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बोला, वो कैसे? बोला, आज से मैं आपको माता मानता हूं, मैं आपका पुत्र हो गया। अब बताइए, आपको तो हूबहू मैं ही पुत्र मिल गया, आपको तो खुशी होनी चाहिए। तो आप सोचो, क्या विवेकानंद ने शादी की थी? नहीं की थी। चलो, वो पहले वाले थे, अभी वालों में बात कर लेते हैं। मायावती ने शादी की? ममता बनर्जी ने शादी की? उमा भारती ने शादी की? अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी की? एपीजे अब्दुल कलाम ने शादी की? आडवाणी ने शादी की? नहीं की ना। एपीजे अब्दुल कलाम में कौन सी डिग्री की कमी रह गई? आज भारत में उससे अधिक उत्कृष्ट राष्ट्रपति कोई नहीं हुआ। मिसाइल मैन है वो, अमर हो गया। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं फंसना, नहीं तो नौकरी भी नहीं मिलेगी और रोटी भी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? प्रताड़ना, जेल की भी मिल सकती है कि नहीं? नेक्स्ट, निम्न में से लोक सेवक कौन नहीं है? आपको बता रहा हूं उसमें से लिक्विडेटर, न्यायाधीश, सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्राम सेवक। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिक्विडेटर, न्यायाधीश, ग्राम सेवक और सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आप देखेंगे इसमें से सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी ही लोक सेवक नहीं होगा। क्लियर? बाकी सब लोक सेवक के काम है, सब लोक सेवक हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, लूट करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना विधिता आवश्यक है? लूट करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति विधिता कानूनन आवश्यक है? कम से कम 1। अच्छा बताइए, सुनसान सड़क पे खड़े हो, अगर एक भी व्यक्ति नहीं तो लूट होगी? जानवर तो लूटेगा नहीं, लूटेगा? नहीं लूटेगा। आप अकेले भी तो लूट ले सकते हैं। हाथ पैर मजबूत है, वो टेलीफोन में कान लगाए आ रहा है, आपने एक बार दिया तमाचा, घसीट गया और पूरा रुपया पैसा ले लिया, लूट लिया, है कि नहीं? पैदल जा रहा है, फोन पे बात करते जा रहा है, उसको ये नहीं पता बगल में कौन खड़ा है, क्या करना है। आप देखते ही हैं, बात करते करते कितने ट्रेन में ख़त्म हो जाते हैं, कितने आपके मेन होल में गिर जाते हैं, कितने आपके ऐसे गिर जाते हैं, कितने सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो पता चला कि आप सुनसान सड़क है, आप चुपचाप खड़े हैं, देखा बड़ा तगड़ा माल है, बहुत हिसाब किताब है, पैसा है इसके पास, चैन है, ये है वो है, अच्छा रंगबाज आदमी है, तुरंत उसको घसीट लिया, तुरंत मोबाइल छीन लिया। तो कुछ नहीं, मोबाइल छीन के भाग गए। कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। यानी एक व्यक्ति का होना जरूरी है। आजकल ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ट्रेनों में ज़्यादा है, मेलों में ज़्यादा है, बच के रहना है। तो एक व्यक्ति जरूरी है। दूसरा, डकैती करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की विधिक आवश्यकता रहती है? यानी अगर डकैती की रिपोर्ट लिखनी है तो उसमें कम से कम कितने व्यक्ति होंगे तब डकैती मानी जाएगी? कम से कम कितने व्यक्ति होंगे तब डकैती मानी जाएगी?
कम से कम 5 व्यक्ति होंगे, कम से कम 5 व्यक्ति होंगे तब डकैती मानी जाएगी। नेक्स्ट है, लूट को परिभाषित करने वाली धारा कौन सी है? अभी तो मैंने बताया था कि लूट में कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए, तो कम से कम विधिक रूप से 1 होना चाहिए, तब मुकदमा कर सकते हैं कि लूटा। ठीक। और दूसरे कौन सी धारा के तहत लूट को परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा के तहत लूट को परिभाषित किया गया है? धारा 390, धारा 390। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता के किस उद्यापन के अपराध को परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उद्यापन के अपराध को परिभाषित किया गया है? यानी उद्दीपित करना, किसी को प्रेशराइज करना, किसी को उत्तेजित करना, है कि नहीं? 383 क्या है? 383। नेक्स्ट है, किसी मामले में हत्या का अपराध, किसी मामले में हत्या का अपराध साबित हो गया है, हत्या का अपराध साबित हो गया है, उसमें न्यूनतम सजा कितनी होगी? उसमें न्यूनतम सजा कितनी होगी? मृत्युदंड, 14 वर्ष, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास एवं जुर्माना। क्या होगा? आजीवन कारावास एवं जुर्माना। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पुरुष स्त्री की संपत्ति से, यदि कोई पुरुष स्त्री की संपत्ति को जबरन हासिल करता है तो उस पर किस प्रकार का अपराध लगेगा? तो उस पर कैसा लगेगा? स्त्री धन अर्जित करने का अपराध लगेगा। स्त्री धन को कोई ले नहीं सकता है ना? ये परिवार कल्याण में मुकदमा चला जाएगा। दूसरा, एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम कितनी बार अवधि तक हो सकता है? क्या है? एकांत परिरोध, एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम कितनी अवधि का हो सकता है जब आपको रिमांड पर लिया जाता है? बात समझ रहे हैं? परिरोध यानी एकांत परिरोध यानी रिमांड पर कब बुलवाया जाए? 7 दिन, 14 दिन, 20 दिन, 30 दिन। तो अधिकतम अवधि इसकी कितनी? 14 डेज हो सकती है। कितनी हो सकती है? 14 डेज हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। चैनल को जिसने देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उसको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।